Hi everyone, very good evening to all. Welcome to our Success to Himachal YouTube platform. Myself Feshwini. जो हमारा आज का सेशन रहेगा उसमें बेसिकली हम जो क्वेश्चंस लेके आए हैं आज उसमें मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे, राइट? मतलब जो भी साइंस एंड टेक के रिगार्डिंग है उसमें करंट भी रहेगा आपका और साथ ही साथ जो आपका बेसिक है जनरल साइंस का वो भी रहेगा। तो जो भी आपके हिमाचल के एग्जाम्स हैं, चाहे वो HPES हो या उसके अलावा कोई और हिमाचल के जो भी अपकमिंग एग्जाम हो रहे हों, उनमें जो साइंस है या साइंस एंड टेक है वो क्वेश्चंस आपके ही उसमें हेल्पफुल रहेंगे। तो सेशन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है? जो ऑप्शंस आपको लग रही हैं ठीक, तो उसमें आप बताते रहिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके आगे जो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन करंट से रिगार्डिंग है। न्यूज का क्वेश्चन है 10 टन वर्टिकल प्लानिटरी मिक्सर द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड फॉर सॉलिड प्रोपेलेंट प्रोडक्शन इज मैन्युफैक्चर्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो सॉलिड प्रोपेलेंट प्रोडक्शन में जो यूज हो रहा है ये वर्टिकल प्लानिटरी मिक्सर, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी इसमें इन्वॉल्वमेंट है? क्या वो DRDO है, ठीक, इसरो है, नासा है, या फिर नन ऑफ दीज? तो चार ऑप्शंस हैं, तो जल्दी बताएं कौन सी ऑप्शन आपको करेक्ट लग रही है। देखो, इसमें ऐसा होगा, इसका आंसर होगा बी, इसरो। इसरो जो है इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है? ये यहाँ पे मेंशन करी हुई है। बेसिकली इसमें ये चीज है कि इसरो का कोलैबोरेशन है, राइट? कोलैबोरेशन है सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के साथ, वो है CMT है, ठीक है, जो कि बेंगलुरु में है, ठीक है? तो मतलब इन दोनों की कोलैबोरेशन में है। तो ये जो होगा आपका सॉलिड रॉकेट मोटर मैन्युफैक्चरिंग, इस चीज में हेल्पफुल रहेगी, ठीक है? इसरो की तरफ से बनाई गई है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पता है, आई थिंक प्रीवियस या प्रीवियस टू प्रीवियस, मेरे याद नहीं है अब, उस सेशन में मैंने आपको एक बात बताई थी। उसमें मैंने आपको ये बोला था कि जो भी आपके करंट रिगार्डिंग नोट्स होंगे ना, वो आप इस तरीके से बनाओगे, ठीक है? जिसमें जैसे जो मैंने आपको उसका बताया था, डिफेंस का भी बताया था, याद है आपको? कि डिफेंस एक्सरसाइज का आप अलग से बनाओगे, है ना? इसरो की कॉन्ट्रीब्यूशन की बात हुई थी, आई थिंक उस चीज को इसरो की ही हुई थी। हाँ, वेट अ मिनट, इसरो हो गया है ना, DRDO हो गया, या कोई और ऑर्गेनाइजेशन होगी, जैसे फॉर एग्जांपल नासा होगी। तो इनकी जो भी करंट न्यूज है, ठीक है, या जो भी आप ऐसा कह सकते हो न्यूज में इनका जो भी टेस्टिंग हुई है, जो भी कंट्रीब्यूशन आ रही है, तो उस चीज के रिगार्डिंग जो है आप अपने नोट्स रेडी कर लेना, तो इसको भी ऐड ऑन कर लेना, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, HKU5 COV2, ठीक है, सीन इन न्यूज रिसेंटली फॉल्स अंडर विच कैटेगरी? जो ये HKU5 COV2 है, ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? क्या ये एक वैक्सीन है, क्या ये एक ड्रग है, बैड कोरोना वायरस है, या फिर नन ऑफ दिस? मतलब कौन सी ऑप्शन है, कौन सी ऐसी कैटेगरी है जिसमें ये फॉल कर रहा है? तो बताएं कौन सा आंसर लग रहा है आपको? इसका होगा C ऑप्शन, बैड कोरोना वायरस, ठीक है? अब जो ये COV2 है, जैसे कि आपको पता है, चाइना है, चाइना ने इसकी डिस्कवरी करी है, ठीक है? इसकी डिस्कवरी हुई है बैट पॉपुलेशन से, मतलब बैट की जो पॉपुलेशन है वहां से जो ये COV2 वाला वायरस है उनमें से देखने को मिला है, ठीक है? प्रॉपर अगर बात करें, चाइना में जो है ये पर्टिकुलर रिसर्च सेंटर, आई थिंक, हाँ, ये वही है, वुहान, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जो इंस्टीट्यूट है चाइना का, उन्होंने ये पर्टिकुलर इन्फो दी है, ठीक है, रिगार्डिंग ये HKU5 COV2 वायरस के रिगार्डिंग, कि ये बैट पॉपुलेशन में पाया गया है। एंड एक चीज और, इट इज अ जूनोटिक डिजीज। इस वर्ड का मतलब समझना, ये एक जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक डिजीज वो डिजीज होते हैं जो एनिमल्स से ह्यूमंस तक ट्रांसफर होते हैं, ठीक है? मतलब जो ह्यूमंस तक चले जाएंगे थ्रू एनिमल्स, जिनका ट्रांसमिशन होगा, ठीक है? अब ह्यूमंस में भी केसेस देखने को मिल रहे हैं, जैसे हमने देखा था ना, कोरोना की वेव चली हुई थी, ठीक है? उसमें जो भी ऑर्गन्स को कोरोना ने टारगेट किया, ठीक है, सार्स कोविड वायरस ने जो भी सिम्टम्स उसके देखने को मिले, वो सेम ही जो सिम्टम्स है ना, वो देखने को मिले हैं इस केस में। बस इसमें फर्क इतना है, रेस्पिरेटरी इलनेस, आई थिंक, हाँ, ये मेंशन भी किया हुआ है यहाँ पे प्रॉपरली, कि रेस्पिरेटरी इलनेस मतलब ह्यूमन रेस्पिरेटरी और इंटेस्टाइनल सेल, इंटेस्टाइन और रेस्पिरेटरी ट्रैक में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन देखने को मिल रही है इस केस में। आपने एक चीज नोट करी होगी, ये जो कोविड है ना, इसकी ही म्यूटेशन या वेरिएशन चली हुई है, ठीक है? पहले जो भी कोविड का वायरस 2020 में आया था, अभी लेटेस्ट करके फ्लड था, ठीक है, उसके बाद कितने ही आए, XECB आया था, और अभी एक और आ गया। ये जो आप देख रहे हो ना, 2 या 3 मंथ के बाद हमें वायरल हो रहे हैं। वायरल का मतलब होता है, वायरल वो डिजीज होता है जो कोई भी वायरस कॉज करते हैं,
इट कैन बी एनी वायरस, कोई भी वायरस हो सकता है वो, ठीक है। तो ऐसा है कि 2 या 3 महीने बाद जो आपको इन्फेक्शन होती है, ठीक है, आपको मेडिसिन खानी पड़ती है, ये पैरासीटामोल, एजिथ्रोमाइसिन एंड ऑल, वो सब इसकी वजह से ही हो रहा है कि जो कोविड वायरस है ना, बस वो म्यूटेट करके अपने आप को चेंज करके आगे आ रहा है, कभी कोई फॉर्म में आ रहा है, कभी कोई फॉर्म में आ रहा है, तो वही रीजन है, ठीक है। अब ऐसा है कि वैक्सीनेशन है ना, जो हम कितनी बार लगाएं कुछ टाइम के बाद, क्योंकि हमारी बॉडी ऐसा है वीक हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि इस चीज में ना, अगर वैक्सीनेशन की बात करें, वैक्सीनेशन में ऐसा होगा, उसमें जो डालते हैं ना वायरस, वैक्सीनेट करके हमारी बॉडी में जो इंजेक्ट किया जाता है, वो और कुछ नहीं, वो वायरस होता है, उसकी डेड फॉर्म होती है, ठीक है। दो काफी सारी टाइप्स होती है वैक्सीनेशन की, मतलब टाइप्स नहीं बोल सकते कि वैक्सीन बनती कैसे है, ठीक है। उसमें एक तो डेड वायरस को डालते हैं, ठीक है, डेड वायरस के अलावा कई बार उसका आरएनए भी ले लेते हैं, एमआरएनए ले लेंगे, ठीक है, उसका दूसरा कंटेंट ले लेंगे, कई बार उसके स्पाइक प्रोटीन ले लेते हैं। तो डिपेंड करता है कि कौन सा वैक्सीन लग रही है, मतलब किससे बनी है वो, ठीक है। ये तो थोड़ी सी इसकी इन्फॉर्मेशन हुई। तो वैक्सीन से भी ऐसा है, आपने एक चीज नोट करी होगी, एक इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ। जब वैक्सीनेशन होती है ना, जब आप वैक्सीनेशन करवा रहे हो, तो उस केस में आपने एक चीज नोट करी होगी कि वैक्सीनेशन करवाने के बाद तुरंत ही ना, या कुछ टाइम के बाद भी आपको ना सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, फीवर वगैरह। सपोज दैट जिस डिजीज की वैक्सीन लगवा रहे हो ना, उस डिजीज के सिम्टम्स अपीयर होंगे। जैसे आप कोविड की वैक्सीन लगवा रहे थे, उसमें जो ये फीवर हो गया, हेडेक हो गया, वो सब आपको पहले होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि कोई जो वैक्सीनेशन के थ्रू इंजेक्ट हो रही है ना आपकी बॉडी में, वो वायरस ही है, बस वो डेड फॉर्म में है, फर्क इतना, वीक फॉर्म में है वो। अब हमारी बॉडी के लिए वो चीज नई है, तो नई चीज को तो वो अटैक करेगा ही ना। मतलब हमारी बॉडी है जो, उसको नहीं पता वो क्या है, एक बार तो उसने अटैक कर दिया, हमें सिम्टम्स दिख गए, दोबारा से हमारी बॉडी को रेडी करेगा। वैक्सीनेशन का मतलब ही यही होता है। वैक्सीन इसलिए लगवाई जाती है ताकि इन फ्यूचर के लिए आपकी बॉडी एडजस्ट कर ले, ताकि दोबारा से वही सेम स्ट्रेन का अगर इफ वायरस एंटर होता है तो आपकी बॉडी जो है उसको अडेप्ट कर पाए। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा, थोड़ी डिटेल था बट पता होना चाहिए। फिर आगे चलेंगे। डबल निमोनिया टारगेट्स विच ऑर्गन। जो डबल निमोनिया है, ये कौन सी ऑर्गन को टारगेट करेगा? अब नाम तो लिख दिया, इसमें से कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, है तो ये निमोनिया ही, मतलब सिम्टम्स उसी के होंगे, बट डबल क्यों लिखा है, ऐसा क्यों लिखा, उसका क्या मतलब हुआ, वो चीज मैं बताऊंगी कुछ टाइम में। लंग्स, ब्रेन, हार्ट या फिर पैंक्रियास, 4 है। ऑब्वियसली निमोनिया है तो वो लंग्स के साथ ही उसका जो है लिंक होगा, ठीक है। ये क्या होता है, निमोनिया में बेसिकली लंग्स की इन्फेक्शन होती है, ठीक है। एक आपका निमोनिया होता है, एक आपका होता है टीबी। टीबी में ऐसा है, ट्यूबरक्लोसिस में, फिर उसकी बात बाद में कर लेंगे। निमोनिया की बात, तो ये तो डबल का मतलब होता है साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों लंग्स पे टारगेट करना, ठीक है। डबल निमोनिया में क्या होगा, जो आपका ये पर्टिकुलर डिजीज कॉजिंग एजेंट होगा ना, वो दोनों ही जो लंग्स है ना, बोथ लंग्स साइमल्टेनियसली, दोनों लंग्स पे साइमल्टेनियसली उसका अटैक होगा, इस वजह से डबल निमोनिया। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ और अलग आ गया इसमें, नहीं, ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा सिम्टम्स आपको बताएंगे, हाई फीवर, कफ वगैरह है ना, ये सारे सिम्टम्स होंगे। अब थोड़ा सा फर्क क्या है टीबी और निमोनिया में। टीबी में ऐसा होगा, ट्यूबरक्लोसिस में है तो वो भी लंग की इन्फेक्शन। निमोनिया एंड ट्यूबरक्लोसिस दोनों बोथ आर, मतलब लंग इन्फेक्शंस की कैटेगरी में ही आएंगी, बट फर्क इतना होगा, इसमें ना ज्यादा जो इन्फेक्शन है, ये अटैक है एल्वियोलाई के ऊपर होगा। ट्यूबरक्लोसिस के केस में आप देख लेना, जिस पर्सन को टीबी होगी, लंग्स में एक ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो गैसेस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उसको आप एल्वियोलाई बोलते हो। ऐसे बॉल टाइप स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, जिससे गैसेस एक्सचेंज होगी। जो ये आप ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हो और जो आप CO2 को एक्सेल कर रहे हो, ये सब कुछ कौन करवा रहा है, इसका एक्सचेंज कौन करवा रहा है, ये एल्वियोलाई, ठीक है। तो इस पे डायरेक्ट अटैक होगा, है तो ये भी चेस्ट इन्फेक्शन। इसमें बाकी सिम्टम्स यही होंगे कि पर्सन को, जिस पर्सन को टीबी होती है, वो ज्यादा ऑयली फूड कंज्यूम नहीं कर सकता, क्योंकि उसको ब्लड होगा कफिंग के साथ। जब खांसी आएगी उसको, अलोंग विद मतलब कफिंग, जो ब्लड होगा वो पियर होगा साथ में, ठीक है। तो वो थोड़ा सिम्टम होगा टीबी का। तो ये डबल निमोनिया था। आगे चलेंगे। धर्मा गार्डियन मिलिट्री एक्सरसाइज सीन इन न्यूज रिसेंटली इज परफॉर्म्ड बिटवीन विच टू कंट्रीज। कौन सी ऐसी 2 कंट्रीज हैं जिन दोनों के बीच में ये जो एक्सरसाइज है ना, धर्मा गार्डी, ये देखने को मिली है। 4 है, इंडिया एंड यूएस, इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड इजिप्ट या इंडिया एंड जापान। कौन सी लग रही है आपको? ये ऑब्वियसली डिफेंस मिलिट्री एक्सरसाइज का क्वेश्चन आ गया, जो मैंने आपको बताया था। नोट्स की बात मैं साथ साथ करती रहूंगी कि ऐड कर लेना है ना, ऐड ऑन कर लेना उसमें, जो भी पूरे साल की या 6 मंथ्स की, जिस हिसाब से आप अपने नोट्स रेडी करते हो करंट अफेयर्स के, उस अकॉर्डिंगली।
ठीक है, इसका आंसर होगा इंडिया एंड जापान। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, इंडिया और जापान में जो है रिसेंटली धर्मा गार्डियन परफॉर्म हुई है एक्सरसाइज, और ये चीज इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which state has put ban recently on गुटखा एंड पान मसाला? ऐसी कौन सी स्टेट है जिसने रिसेंटली पान मसाला और गुटखा पे बैन लगा दिया, कंप्लीट बैन? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, झारखंड या फिर पंजाब? चार हैं, कौन सी स्टेट है वो, जल्दी बताओ। बैन लग चुका है इस पे। वो स्टेट है आपकी झारखंड ऑब्वियसली, जिसने कंप्लीटली बैन है जो वो लगा दिए गुटखा और पान मसाला पे। तो ये चीज का ध्यान रखना। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बैक्टीरियल सेलुलोज इज सीन इन न्यूज रिसेंटली इज प्रेजेंट मोस्टली इन। बैक्टीरियल सेलुलोज की बात करी हुई है, ठीक है। जो बैक्टीरियल सेलुलोज है न्यूज में है, किस में प्रेजेंट होगा वो? कॉमन सेंस है ये तो, चलो गैस वर्क भी लगा सकते हो आप तो नाम से ही, कि वो बैक्टीरिया में होगा, वायरस में होगा, ह्यूमंस में या प्रोटोजोआ में। प्रोटोजोआ में मत बोल देना, ना ही ह्यूमंस में, ठीक है। ऑब्वियसली इसका जो आंसर होगा बैक्टीरिया होगा, बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगा आपका बैक्टीरियल सेलुलोज। अब थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो आपका बैक्टीरियल सेलुलोज है ना, ये एक नेचुरल पॉलीमर है, ठीक है। ये बना किससे होगा? शुगर से बना होगा। एक यहाँ पॉइंट भी मेंशन किया होगा पॉलीसेकेराइड, हाँ ये रहा, ये पॉइंट को ध्यान से समझना, पॉलीसेकेराइड। अब यहाँ शुगर की बात आई है, ठीक है। जैसे देखो एक आपकी होती है मोनोसेकेराइड, ध्यान देना इस चीज में, मोनोसेकेराइड। ये आपकी होती है डाइसेकेराइड बोल लो, या फिर एक आगे पॉलीसेकेराइड, ठीक है। मोनोसेकेराइड मतलब होते हैं शुगर, ठीक है, जिसमें एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। अगर मैं एग्जांपल लूं, जैसे एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ठीक है। डाई होगा जिसमें 2 यूनिट्स प्रेजेंट होंगे, वो होगा आपका डाई। पॉली होगा जिसमें बहुत सारी, जिसमें क्या होंगी? मैनी, बहुत सारी यूनिट्स जो होंगी वो क्या होंगी? प्रेजेंट होंगी पॉली में। तो ये क्या है? सेलुलोज में होता कुछ नहीं, बेसिकली बहुत सारे ग्लूकोज की यूनिट्स होती हैं इसमें, ठीक है। वो डिपेंड करता है, कई बार ब्रांचिंग होती है, ठीक है, कई बार चेन्स बनी होती है, वो डिपेंड्स। बट बात यह है इसमें बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल होंगे, पॉली मतलब बहुत सारे, मैनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, उनकी मतलब इन्वॉल्वमेंट होगी, ठीक है। तो ये चीज होगी, इस चीज का ध्यान रखना। अब एक और बात आपके माइंड में आया होगा, जो ह्यूमंस हैं क्या वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं? जी नहीं, ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। क्यों? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एंजाइम सेलुलेज। सेलुलोज को तोड़ने वाला या उसकी डाइजेशन करने वाला एक एंजाइम है सेलुलेज, वो ह्यूमन बीइंग्स में एब्सेंट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। तो इस चीज का ध्यान रखना। आगे चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, विच इज द लेटेस्ट एडिशन ऑफ एक्सरसाइज कोमोडो सीन इन न्यूज रिसेंटली? कोमोडो जो एक्सरसाइज है, ठीक है, उसका लेटेस्ट एडिशन न्यूज में कौन सा आया? 6th, 5th, 10th या फिर 9th? 4 ऑप्शंस हैं। देखो मैंने दोबारा रिपीट करना चाहूंगी, अगर कोई न्यू स्टूडेंट्स मतलब जुड़े हमारे चैनल पे, तो इसमें ये है, मैंने चीज बताई थी डिफेंस एक्सरसाइज को लेके कि अगर कोई न्यूज में आती है तो उसका लेटेस्ट एडिशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। यही बता देते हैं, मतलब कौन सा उसका एडिशन है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एडिशन के अलावा अगर मैं बात करूं, लोकेशन कहाँ है, ये तो आप पढ़ते ही हो। बिटवीन विच कंट्रीज, कौन सी कंट्रीज में, और क्या वो मतलब यूनि बोल रही हूँ, बाइलेटरल है, 2 कंट्रीज में हो रही है, मल्टीलेटरल है, काफी सारी कंट्रीज में उसकी इन्वॉल्वमेंट है, तो वो डिपेंड्स, ठीक है। तो इसका जो आंसर है 5th एडिशन है इस एक्सरसाइज का, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये मल्टीलेटरल नेवी एक्सरसाइज है, ऑब्वियसली इंडियन नेवी इन्वॉल्व हो रही है इसमें। मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज मतलब वाटर्स में होगी, पानी में होगी, ये बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, इन्वॉल्वमेंट है उनकी इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में, इस बात का ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्रोक 3 सीन इन न्यूज रिसेंटली फॉल्स अंडर विच कैटेगरी? जो ग्रोक 3 है न्यूज में रिसेंटली आया है, कौन सी कैटेगरी में वो फॉल करेगा? आर्टिफिशियल चैट बॉक्स, सुपर कंप्यूटर, ई कॉमर्स वेबसाइट या फिर नन ऑफ दीज? 4 ऑप्शंस हैं, कौन सी आपको करेक्ट लगे? ए ऑप्शन आर्टिफिशियल चैट बॉक्स है, एलोन मस्क, उन्होंने अभी बनाया है, लॉन्च किया है। एलोन मस्क रिसेंटली लॉन्च्ड फ्रंटियर एआई मॉडल ग्रोक 3 आर्टिफिशियल चैट बॉक्स। तो इसका ध्यान रखना, एआई की न्यूज है ये, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी ये आपके करंट के हुए, अभी बेसिक क्वेश्चन चलेंगे। बेसिक क्वेश्चंस मतलब करेंगे हम। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करिए यहाँ पे, देखो जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर मैं वेटेज की बात करूँ तो बायोलॉजी जो है वो ज्यादा पूछी जाएगी, केमिस्ट्री पूछी जाती है पर थोड़ी कम, ठीक है। तो उसमें फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे फिजियोलॉजी में ये क्वेश्चन है एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसका सीक्वेंस पूछा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले जो आएगा ऑब्वियसली आपका सी ऑप्शन ही होगी। सबसे पहले किडनीज होती है, ठीक है। किडनीज के बाद यूरेटर, जैसे ये किडनी है, ठीक है। किडनीज के बाद ये यूरेटर आएगा, फिर आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है, फिर फाइनली यूरेथ्रा, ठीक है। ये यूरेटर्स होते हैं। जब किडनी में यूरिन की फॉर्मेशन हो जाती है, किडनी में ऐसा क्या प्रेजेंट होते हैं, नेफ्रॉन। अच्छा, नेफ्रॉन और न्यूरॉन अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। न्यूरॉन होता है जो आपके ब्रेन से लिंक होता है आपका, ठीक है। न्यूरॉन्स जिसको आप पढ़ते हो, जो आपका सिग्नल लेके जाते हैं ना, वो न्यूरॉन्स है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट नेफ्रॉन फिलहाल। तो उसकी बात हो रही है यहाँ पे नेफ्रॉन की। तो यहाँ पे यही वो यूनिट्स हैं जो क्या करती हैं, मिलियन बिलियन प्रेजेंट होती है मतलब किडनी में, जो यूरिन की फॉर्मेशन करती हैं। जैसे ही यूरिन बना, जब यूरिन बन जाता है ना, वो कहाँ आएगा, इन यूरेटर्स में, ठीक है। यूरेटर में आ गया। यूरेटर के बाद इट विल पास ऑन टू द यूरिनरी ब्लैडर। ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है। इसका फंक्शन क्या होगा, यूरिन को स्टोर करना। यूरिन की जो स्टोरेज है वो और कोई नहीं, वो यूरिनरी ब्लैडर करेगा। फिर फाइनली यूरेथ्रा। तो ऑब्वियसली ये सीक्वेंस होगा, ठीक है। बी और सी में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि पहले यूरेटर आएंगे, यूरिनरी ब्लैडर नहीं आएगा, राइट। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्लूकागॉन इज रिस्पॉन्सिबल टू, ठीक है। ग्लूकागॉन एक हार्मोन है, ये एक हार्मोन है आपकी बॉडी का। इंसुलिन और ग्लूकागॉन दो ऐसे हार्मोन है आपकी बॉडी के, ठीक है, जो क्या करते हैं, शुगर के लेवल को मेंटेन करके रखते हैं। दोनों ही, इंसुलिन और ग्लूकागॉन, ठीक है। जो ये हार्मोन है ये भी पैंक्रियाज ही रिलीज करेंगे। इसका आंसर होगा ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करेगा। इंक्रीज इन द सेंस, आप तो बोलोगे शुगर बढ़ा रहा है, ये नहीं, करिए बैलेंस ही रहा है। वो कैसे, वो मैं आपको बताऊंगी। एक देखो इंसुलिन है, एक ग्लूकागॉन है, ये दोनों ना ऑपोजिट काम करेंगे। ये ग्लूकागॉन है आपका, ठीक है, समझना, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ये आपके पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज ने क्या किया, इंसुलिन ग्लूकागॉन दोनों ही बनाएगा। अब देखो इंसुलिन का काम क्या होता है, जैसे आपको पता है जो एक्सेस शुगर होती है ना, मतलब नॉर्मली क्या करता है, डिक्रीज करता है शुगर लेवल को। बैलेंस करने के लिए आपके ब्लड वेसल्स में ये शुगर के लेवल को डिक्रीज करेगा, मतलब नॉर्मलाइज करेगा। इसका मतलब ये हुआ, जैसे आप डेली रूटीन में ग्लूकोज कंज्यूम कर रहे हो ना, वो सारी ग्लूकोज को ना ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा ये, क्योंकि स्टोर हो रही है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ठीक है। अगर जैसे डायबिटीज की बात करें, डायबिटीज के केस में क्या होता है, इंसुलिन प्रॉपर टाइम पे नहीं आता, इंसुलिन नहीं आ रहा, तो ये तो बढ़ती जाएगी ना ग्लूकोज, तो ग्लाइकोजन में कैसे कन्वर्ट होगी, क्योंकि इतनी एक्सेस ग्लूकोज होगी, तो फिर डायबिटीज होती है। तो अगर इंसुलिन आ रहा है तो आपकी जो शुगर है ना वो सारी कंट्रोल हो रही है, इस वजह से बोला जाता है कि ये डिक्रीज कर रहे हैं। ग्लूकागॉन में क्या होगा, जैसे आपने देखा होगा ग्लाइकोजन पड़ा है, ठीक है, इसने तो अपना काम कर दिया, और जो ये सारा प्रोसेस है ये लीवर में हो रहा है। ग्लाइकोजन के केस में इसमें क्या होगा, जैसे मान लो कई बार क्या होता है, आपको भूख लग रही है, कुछ भी आप कंज्यूम नहीं कर रहे, किसी चीज का इंटेक नहीं कर रहे, बट फिर भी आपको थोड़ी सेटिस्फेक्शन होती है। सेटिस्फेक्शन इन द सेंस, कुछ टाइम तक आप मतलब चल जाता है, काम चला लेते हो, क्योंकि जो आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन बचा हुआ होता है ना, बचा हुआ नहीं, स्टोर हुआ होता, वो तोड़ के ना ग्लूकोज रिलीज कर देगा, ठीक है। यही रीजन है, ये काम करेगा ग्लूकागॉन आपका, कि शुगर को बढ़ा दिया इन द सेंस, इसको तोड़ के बॉडी को ग्लूकोज दे दी, बढ़ेगी शुगर, क्योंकि ग्लूकोज इन द सेंस बॉडी को ग्लूकोज चाहिए, आपको एनर्जी चाहिए। तो इस केस में क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है शुगर लेवल को, और वो डिक्रीज कर रहा है, कर दोनों बैलेंस रहे हैं। क्योंकि अगर आपकी बॉडी को शुगर ना मिली तो दिक्कत वाली बात है, कहाँ से लेके आएंगे, ग्लाइकोजन तोड़ के ही ग्लूकोज आएगा ना। तो बस वही चीज है, इन दोनों की मेंटेनेंस की बात हुई है कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों हार्मोन्स क्या कर रहे हैं, शुगर लेवल को मेंटेन करेंगे आपकी ब्लड वेसल में, ठीक है। दोनों रिलीज कौन कर रहा है, पैंक्रियास। तो ये बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन से ऐसे पेयर हैं जो करेक्टली मैच्ड हैं। ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रेनलिन मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा है, कह रहे इंसुलिन रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल, शुगर अभी बात करी थी जस्ट, ठीक है। इसका आंसर होगा सी ऑप्शन 1 और 3, ठीक है। 1 और 3 ऑप्शन है जो वो करेक्ट है इसमें। ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड बिल्कुल ठीक है, कि जो आपका ब्रेन है, ठीक है, उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होगा, वो आपकी ग्रोथ कर रहे हैं, जीएच हार्मोन, ठीक है।
पता है जो आपकी ग्रोथ हो रही है बॉडी की वो इसकी वजह से ही हो रही है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसके अलावा, और जैसे आपके FSH LH हो गया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो गया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, वो सारी चीजें हैं ना, जो वो सारे हार्मोन जो आपके रिलीज कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स रिलीज करेगा। और इंसुलिन, इंसुलिन का बिल्कुल ठीक काम हो गया, इट विल रेगुलेट द ब्लड शुगर लेवल, नॉर्मलाइज करेगा, ठीक है। बचा के एड्रेनलिन, भाई एड्रेनलिन हार्मोन है ना जो, वो इमरजेंसी हार्मोन है, और वो आपके एड्रेनलिन ग्लैंड बनाएंगे। एड्रेनलिन ग्लैंड कहाँ होते हैं? किडनी के, ठीक है। इनका काम क्या होता है? जैसे इमरजेंसी, पता है क्यों बोलते हैं? आपने सुना होगा एड्रेनलिन हार्मोन को फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी सुना होगा। ड्यूरिंग इमरजेंसी एकदम से ना सडन फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है, एकदम से इमोशंस, एकदम से खुशी, हैप्पीनेस, एकदम से सैड हो गए, तो एकदम से जो रिस्पॉन्स आ रहा है ना आपका, तो आपकी बॉडी के अंदर जो रिलीज हो रहा है दैट इज एड्रेनलिन हार्मोन। इस बात का ध्यान रखना आप। तो ये इसका लिंक किडनी के साथ है, क्योंकि किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स, तो इसका मेटाबॉलिज्म के साथ तो कोई लिंक ही नहीं है ना। तो अगर इसका नहीं है तो फिर किसका है? तो होगा इसका थायराइड ग्लैंड का, ठीक है। थोड़ी इस पे भी बात कर लेते हैं, थोड़ी आपको जो भी चीजें आ रही है, टर्म्स आ रही है, थोड़ा उसके बारे में एक्सप्लेन करती रहूंगी, थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा। थायराइड ग्लैंड वो ग्लैंड होगा जो आपके ना, जैसे ये विंड पाइप है ट्रैकिया, यहाँ पे इसके सराउंडिंग एक पेयर प्रेजेंट होगा, उसको आप क्या बोलते हो? थायराइड ग्लैंड, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा। थायराइड ग्लैंड का काम क्या होता है? मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मेटाबॉलिज्म होगा आपकी बॉडी को, आपकी बॉडी में जो भी बनेगा या टूटना, सिंपल। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म वो तो बहुत ज्यादा, चलो थोड़ी साइंटिफिक टर्म में चले गए हम। सिंपल आपके जो भी कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गए, ये सब बन रहे हैं ना बॉडी में, ये टूटना इनका, वो सब कुछ कौन कंट्रोल कर रहा है? मतलब उसको मेटाबॉलिज्म बोल रहे हैं, वो सब थायराइड ग्लैंड। हम बोलते हैं ना कई बार के इसका तो मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, थायराइड चेक करवाओ, बोलते हैं। ऐसा ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दो होते हैं, हाइपो और हाइपर, मतलब इसके जो डिजीज होते हैं ना थायराइड ग्लैंड के, जो बीमारियां होती हैं, डिसऑर्डर होते हैं, एक हाइपोथायराइडिज्म होता है, एक होता है हाइपरथायराइडिज्म। देखो, थायराइड ग्लैंड ना एक हार्मोन बनाता है जिसको आप बोलते हो थायरोक्सिन हार्मोन या T4 हार्मोन। थायराइड ग्लैंड आपका जो यहाँ प्रेजेंट है T4 या थायरोक्सिन हार्मोन बनाएगा। 4 का मतलब क्या हुआ? 4 का मतलब हुआ 4 आयोडीन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इस थायरोक्सिन हार्मोन में, ठीक है। मतलब आयोडीन की अगर तो उसको प्रॉपर अमाउंट मिल रही तो इट विल वर्क, आयोडीन की प्रॉपर अमाउंट में थायराइड ग्लैंड काम करेगा। जैसे ही उसकी डेफिशिएंसी होगी इट विल नॉट वर्क, नॉट वर्क नहीं बोल सकते अब, वर्क तो करेगा बट उससे एक डिजीज हो जाएगा दैट इज क्वाइटर। जो आपने सुना होगा नेक की स्वेलिंग हो जाती है ना, तो उस देख के ही पता चल जाता है कि हाँ थायराइड के चांसेस है, मे और मे नॉट बी, बट देख के पता चल जाता है, ठीक है। तो उसके अलावा हाइपर होता है, हाइपर होता है। हाइपर में क्या होगा? हाइपर में थायरोक्सिन हार्मोन की अमाउंट बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। हाइपर के केस में बहुत ज्यादा होगी थायरोक्सिन हार्मोन की अमाउंट। इस केस में क्या होगा? अगर थायरोक्सिन ज्यादा बढ़ रहा है ना हाइपर, तो बंदा क्या होगा? पर्सन विल बी स्किनी, पतला होगा, ठीक है। ये ऐसे ऑपोजिट होता है। और अगर मैं हाइपो की बात करूं, हाइपो मतलब इस सेंस में कम, कम बन रहा है T4 हार्मोन। अगर किसी पर्सन की बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन कम बन रहा है तो पर्सन विल बी फैटी, फैटी होगा वो, हैवी होगा वो, ठीक है। तो ये चीज होगी, इस तरीके से पढ़ते हैं हम, देखते हैं हाइपर और हाइपरथायराइडिज्म को। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कई बार किसी पर्सन का ना, सपोज एक लेडी का वेट बहुत ज्यादा गेन हो रहा है, बहुत ज्यादा, मे बी हार्मोनल इम्बेलेंसिंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है, मे बी टेस्टोस्टेरोन हो, ठीक है, मे बी LH FSH कुछ भी हो सकता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। बट उसमें से एक थायराइड का भी टेस्ट करवाते हैं, कहते हैं ना कि एकदम से इतना कैसे वेट गेन हो गया, मे बी स्ट्रेस होगा, तो कोर्टिसोल, स्ट्रेस के लिए कोर्टिसोल हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर कोर्टिसोल बढ़ा हुआ है तो मतलब स्ट्रेस बहुत लेते हो आप, ठीक है। बहुत ज्यादा ही एक्सेस में स्ट्रेस लेते हैं ना लोग, जरा जरा सी बात में चिंता, जरा जरा सी बात में परेशानी, तो कोर्टिसोल बहुत बढ़ा हुआ होता है इसमें। बट इस केस में फिर हम थायराइड चेक कराते हैं। अगर बंदा बहुत ज्यादा, कहते हैं ना कि एकदम से वेट कैसे लूज होने लग गया, तो वो आपका यही केस होता है। तो आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? इसमें से कौन सा पेयर जो है, अच्छा दोबारा से वही आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्टली मैच्ड पेयर। इसमें से आपको जो करेक्टली मैच्ड होगा उसके बारे में बताना है, ठीक है। पढ़े क्वेश्चन को, सलाइवरी अमाइलेज, देखो इसको, सलाइवरी अमाइलेज हो गया, ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू सिंपल शुगर, नेक्स्ट है पेप्सिन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स,
लाइपेज, ब्रेकडाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट्स। कौन सा पेयर पूछ रहे हैं, ये करेक्टली मैच होगा? वेट अ मिनट। तो इसमें क्या होगा, देखो इसमें आपका आंसर जो होगा ना, इसमें से ऑलमोस्ट सारे ही ठीक है। सलाइवरी अमाइलेज। अब ये देखो आपके माउथ में सलाइवा प्रेजेंट होता है एज यू ऑल नो। सलाइवा में प्रेजेंट होगा सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज एक ऐसा एंजाइम है जो क्या करेगा, स्टार्च को क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। आपके माउथ में देखो जो भी आप प्रोटीन, मैं ये चीज पहले भी शायद रिपीट करी थी, आप कोई भी प्रोटीन का इंटेक कर रहे हो, कोई भी फैट का इंटेक कर रहे हो, आपके माउथ में नहीं टूटेगा। वो टूटना इन द सेंस उसकी डाइजेशन नहीं होगी, क्योंकि हमारे माउथ में कोई ऐसा एंजाइम ही नहीं प्रेजेंट है जो क्या करेगा, उसको तोड़ सके। ठीक है, फिर वो फूड जो होगा एज इट इज पास ऑन कर जाएगा कहाँ पे, स्टमक में, वहां जाके डाइजेशन विल स्टार्ट। बट माउथ में जो आपका फूड जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, चाहे वो रोटी हो, ब्रेड हो या कुछ भी हो, है ना, तो वो चीज जो है वहां पे टूटना शुरू हो जाएगा। तो सलाइवरी अमाइलेज या इसका एक और नाम है, ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज और टाइलिन, टाइलिन भी बोलते हैं इसको। तो ये वो एंजाइम है जो आपके माउथ में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो ये एंजाइम है ना, इसमें एक चीज का और ध्यान रखने वाला है, जो भी आप फूड का इंटेक कर रहे हो, ठीक है, वो जब आप फूड को कंज्यूम करते हो वो बोलस बन जाता है ना, बॉल बन जाती है, सबसे पहले कॉन्टेक्ट में सलाइवरी अमाइलेज आता है सबसे पहले। ठीक है, नेक्स्ट आ गया पेप्सिन। पेप्सिन होगा प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, बिल्कुल ठीक है ये, कि आपके स्टमक में प्रेजेंट होगा। ठीक है, आपका जो स्टमक है उसमें ना दो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, एक होता है पेप्सिन, एक होता है रेनिन। पेप्सिन और रेनिन, ये ध्यान रखना है आपने कि दोनों ही प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं। मतलब प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले। ठीक है, वो होंगे प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स पेप्सिन और रेनिन। ठीक है, रेनिन की अगर, पेप्सिन की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये जो भी आपके नॉर्मल प्रोटीन्स होते हैं ना, चाहे आप दाल वगैरह में कंज्यूम कर रहे हो या इसके अलावा एल्ब्यूमिन आपका एग में कंज्यूम कर रहे हो, तो वो आपका क्या होगा, पेप्सिन क्या करता है, उसको तोड़ेगा। ठीक है, डाइजेशन करेगा। बट इसके अलावा जैसे आप अगर प्रॉपर रेनिन की बात करो ना, जैसे आप मिल्क कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, तो मिल्क में जो प्रोटीन होता है ना, उसको कौन तोड़ता है, पर्टिकुलरली रेनिन। वो है रेनिन उसको तोड़ने वाला। और आपके मिल्क में कौन सा प्रोटीन होता है पता है आपको, केजिन प्रोटीन। ये चीज का ध्यान रखो आप, वो होता है केजिन प्रोटीन जो आपके मिल्क में प्रेजेंट होगा, जिसको कौन तोड़ेगा, जिसकी ब्रेक डाउन करेगा, किसके थ्रू होगी, रेनिन के थ्रू। ठीक है, लाइपेज, ब्रेक डाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट्स। अच्छा, लिपिड्स क्या होते हैं, एनीबडी? लिपिड्स होंगे फैट्स। ठीक है, कि नाम से ही पता लग रहा है, लाइपेज मतलब होगा लिपिड्स को तोड़ने वाला। ठीक है, वो होगा आपका लाइपेज, जो क्या करेगा, लिपिड्स की ब्रेक डाउन करेगा, वो होगा आपका लाइपेज। ठीक है, इमल्सिफाइड फैट्स। अब आपके माइंड में एक चीज और आई होगी ऑब्वियसली कि हाँ बाइल जूस क्या करेगा, फिर बाइल जूस करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, बट उसके अलावा मैंने आपको बताया भी था कि लाइपेज एंजाइम भी होता है, थोड़ी बहुत अमाउंट इसकी, ठीक है, स्टमक में हो सकती है, थोड़ी बहुत पैंक्रियाज में भी, पैंक्रेटिक लाइपेज बोलते हैं जिसको, होगी प्रेजेंट। ठीक है, बट मेन जो है ना, अब उसकी बात आई ना बाइल जूस की, थोड़ा कनेक्ट करवाऊंगी। बाइल जूस ना, जैसे देखो ये एक एल्कलाइन जूस होता है, ये जूस वो जूस नहीं है। ठीक है, ये होगा, जैसे देखो अगर हम हर एक ऑर्गन की बात करें ना, ध्यान से सुनना, जैसे स्टमक है, ठीक है, आपके स्टमक में भी एक जूस प्रेजेंट होता है, उसको आप बोलोगे गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस होगा जिसमें आपके इंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, वैसे ही पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज में भी एक जूस प्रेजेंट होगा, वो क्या होगा, पैंक्रियाटिक जूस। ठीक है, उसमें भी इंजाइम्स प्रेजेंट होगी, इंटेस्टाइन में भी होता है। ठीक है, इंटेस्टाइनल जूस। अब जो ये बाइल जूस है ना, ये येलो कलर का एल्कलाइन जूस होता है, एल्कलाइन होता है बेसिक। ठीक है, एल्कलाइन या बेसिक एक ही बात है, एल्कलाइन होगा, बेसिक होगा, येलो कलर का होगा, बट इसको बनाएगा कौन, लीवर। ठीक है, जो लीवर है ना, वो क्या करेगा, इसकी फॉर्मेशन करता है। ठीक है, फॉर्मेशन के अलावा चलो इसने तो बना दिया, अब इस ये बात आ गई स्टोरेज की। स्टोरेज कौन करेगा, स्टोर करेगा गॉल ब्लैडर। ठीक है, गॉल ब्लैडर इसकी स्टोरेज करेगा। कई बार ऐसा होता है आपके माइंड में डेफिनेटली ये बात स्ट्राइक करी होगी, आई होगी, कि अगर बाई चांस इफ स्टोन्स हो, तो कई बार होता है ना गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हो, तो फिर ये कई बार रिमूवल करना पड़ जाता है, रिमूव कर दिया जाता है गॉल ब्लैडर को बॉडी से। उस केस में क्या होगा, फंक्शनिंग कौन करेगा,
लीवर करेगा, ठीक है। वेट अ मिनट, ठीक है। लीवर होगा, लीवर तो इसकी फॉर्मेशन करेगा, पर जो अगर रिमूव कर दी जाए तो सारे की सारी फंक्शनिंग कौन संभालेगा? आपका लीवर। सारी फंक्शनिंग लीवर ही संभालेगा, मतलब वही प्रोड्यूस करेगा, प्रोडक्शन भी उसी की होगी एंड स्टोरेज भी उसी की होगी, लीवर की। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा इस केस में बाइल जूस का, ठीक है। इसका काम होता है फैट्स को इमल्सिफिकेशन करना, इमल्सिफाई करना, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा बहुत लाइपेज भी होता है, ठीक है, स्टमक में होता है थोड़ा बहुत, बट मेन यहाँ आपके पैंक्रियाज है ना, वहां पे प्रेजेंट होगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब जो ये क्वेश्चन है केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन है इसमें, मतलब स्टेटमेंट्स हैं उसमें, इसमें इन्वॉल्व मतलब इंक्लूड हो चुकी हैं 2-3 चीजें हैं इस एक क्वेश्चन में, ये आपको बता दूंगी। पहला क्वेश्चन है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? सीएओ, ठीक है। जब कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, CaOH2। ये बात करी है इन्होंने, ठीक है। पहले देख लेते हैं। नेक्स्ट कहते हैं रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, मतलब जिसमें 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स है ना, जो वो मतलब जिसमें प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसको डिकम्पोजिशन बोल दिया, ऐसा तो नहीं है। और इसमें इन्होंने ऑपोजिट दिया हुआ है, ऐसी रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट टूट के प्रोडक्ट्स देगा उसको कॉम्बिनेशन बोल दिया। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ऑपोजिट है? गड़बड़ है, मतलब गड़बड़ इन द सेंस कि ऑपोजिट है इन दोनों का जो होगा, ठीक है। इसमें ऐसा होगा, जो ये टर्म है ना, एक प्रोडक्ट है जो, मतलब ये बोल सकते हो आपके 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट जैसे X+Y है, ये कंबाइन करके इन्होंने Z बना दिया, तो यहाँ तो कॉम्बिनेशन हो रही है, ठीक है, कॉम्बिनेशन हो रही है ना। एक या एक से ज्यादा चीजें, जब चीजें मतलब रिएक्टेंट्स वो कंबाइन करेंगी तो कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, दैट इज कॉम्बिनेशन। बट अगर मान लो Z है, वो डिकम्पोज होके X+Y दे रहा है, तो दैट मीन्स दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। वो क्या होगी? वो एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी या नहीं? बट इन्होंने ऑपोजिट दे दिया तो ये चीज गलत हो जाएगी। तो इसमें से सिर्फ एक ही करेक्ट है, CaO, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसकी बात करिए, उसको हम स्लेक्ट लाइम भी बोलते हैं, मैंने शायद पहले भी बोला था। केमिकल फॉर्मूलाज आपको पढ़ने होते हैं थोड़े बहुत, हिमाचल के एग्जाम्स के लिए इट इज इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस पॉप हो गया, ठीक है, जिप्सिम हो गया, कोई आपका कैल्शियम सल्फेट, ऐसे ऐसे नॉर्मल है ये तो ये पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये इसको स्लेक्ट लाइम भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें भी मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहूंगी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पढ़ें जरा और आंसर बताएं। मैं पानी पी लूं, बताओ। बेस्ट कंडक्टर हीट इन्होंने बोले सिल्वर एंड कॉपर, क्या ये करेक्ट है? हीट का बोला है इन्होंने बेस्ट कंडक्टर। नेक्स्ट, लेड एंड मर्करी आर कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। लेड और मर्करी है ना जो, वो पुअर कंडक्टर है हीट के, ठीक है, होंगे, देखते हैं, लेट्स सी। द नॉन मेटल्स आर आइदर सॉलिड और गैसेस एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज अ लिक्विड। कहते हैं जो नॉन मेटल्स हैं वो ना तो सॉलिड हैं ना ही वो गैसेस हैं, ठीक है, बट जो ब्रोमीन है वो एक लिक्विड है, यहां बोला गया। आगे चलते हैं। ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मर्करी एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मर्करी जो है ना वो लिक्विड एग्जिस्ट करती है रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे आपने देखा होगा लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है वो, ऑब्वियसली, है ना। तो ये है, इन्होंने बोला ये सारी की सारी ऑप्शन ही करेक्ट है, बिल्कुल ठीक ऑप्शंस हैं। सिल्वर और कॉपर बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, बट जो लेड और मर्करी है वो पुअर कंडक्टर होते हैं, ठीक है। और एक चीज और बताना चाहूंगी, जो आपका पीरियोडिक टेबल होता है ना, उसमें ज्यादातर जनरली लेफ्ट साइड पे आपके मेटल्स होते हैं और राइट साइड पे जैसे आप जाओगे ना, यू विल मूव टुवर्ड राइट, आपको नॉन मेटल्स देखेंगे, ठीक है। मेटल्स के अगर मैं एग्जांपल लूं, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है। नॉन मेटल्स आपके हो गए जैसे क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन, ये सारे,
कार्बन नॉन मेटल हो गया, ठीक है। ये सारी जो एग्जांपल्स हैं, ये सारे जो हो गए आपके, ये नॉन मेटल्स होंगे, ठीक है। और इनमें एक चीज और ध्यान रखने वाली है, वो ध्यान रखने वाली इसमें ये है कि जैसे देखो जो मेटल्स होते हैं ना, इनमें एक थोड़ा बहुत डिफरेंस बताना चाहूंगी मेटल और नॉन मेटल में। जो मेटल्स होते हैं दे आर लस्ट्रस, ठीक है, शाइनी होते हैं, वो मेलेबल भी होते हैं, डक्टाइल भी होते हैं, मतलब आप उनको ना वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो और इवन शीट्स में। तो ये प्रॉपर्टीज मेटल्स की होती हैं। बट ऑपोजिट होंगे बिल्कुल आपके नॉन मेटल्स, दे आर नॉन लस्ट्रस, ठीक है। वो नॉन लस्ट्रस होंगे, मतलब उनमें कोई भी लस्टर या कोई भी शाइन नहीं होगी, किसमें, आपके नॉन मेटल्स में। तो इस चीज का आप ध्यान रखना, ठीक है। नॉन मेटल्स के केस में अगर मैं बात करूं तो एक चीज और है, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। आपने एक टर्म सुनी होगी इलेक्ट्रोपॉजिटिव, कि आपने एक चीज नोट करी, बहुत बेसिक चीज है, ऑब्वियसली बेसिक ही पढ़ रहे हैं हम, तो बेसिक तो यही होगा कि जैसे आपने देखा होगा सोडियम Na पॉजिटिव है ना, फ्लोरीन F नेगेटिव, Cl नेगेटिव। कभी सोचा कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव क्यों नहीं आया? कभी आया? थॉट आया तो होगा। ऐसा होगा क्योंकि मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे, इनकी ये टेंडेंसी होती है, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। अगर कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है ना, कोई एटम, ठीक है, लूज करेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर गेन करे तो नेगेटिव। अब उसने लूज की है मेटल्स ने, तो हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे वो, ठीक है। Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, मतलब दो इलेक्ट्रॉन को लूज करके वो स्टेबल बनेगा, ठीक है। और अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करूं, F नेगेटिव हो गया, Cl नेगेटिव हो गया, वाई नॉट पॉजिटिव? क्योंकि इनकी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की, इस वजह से, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव वाली बात करूं अगर मैं, क्योंकि ये गेन करेंगे और स्टेबल होंगे तब, ठीक है। नॉन मेटल्स के केस में गेन करके स्टेबल होते हैं, मेटल्स जो होते हैं लूज करेंगे। तो ये चीज देखने को जो आपको मिलेगी मेटल्स और नॉन मेटल्स की, तो ये इनकी एक प्रॉपर्टी है। एक चीज और बात हुई थी शायद पहले भी, इस चीज को लेके मेरे याद नहीं है, जो मेटल्स की ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड होती है ना, वो क्या होती है, हमेशा बेसिक होंगी। मैग्नीशियम OH2, हाँ MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हो, MgOH2 को, ठीक है। जो आप एक एंटासिड की तरह काम करता है, बेस वही होता है ना जो एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, MgOH2 हो गया, ठीक है। तो ये सारे बेस हैं, ठीक है। और अगर एसिड की बात करूँ, CO2, देखो कार्बन इज अ नॉन मेटल, उसकी ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, वो क्या है, एक एसिड होगी वो, ठीक है, हाँ वो एसिड होगी, CO2 की बात कर रही हूँ। तो CO2 की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, तो इस केस में ये होगा मेटल्स और नॉन मेटल्स के केस में, नॉन मेटल्स में क्या होगा, CO2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो एक नॉन मेटल है, अगर वो एक नॉन मेटल है तो मतलब क्या होगा, उसकी ऑक्साइड क्या होगी, एसिडिक होगी, ठीक है। तो ये जो मेन फर्क होता है आपके मेटल्स में और क्या आपके नॉन मेटल्स में, जो कि आपको क्या रखना है, खास इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। जो मतलब मेन डिफरेंस बता रही हूँ ऐसे आपको, ये चीज है। तो यही हमारा आज का सेशन था, तो गाइस सेशन को एंड करेंगे। आई होप यू ऑल एंजॉय टुडे सेशन, ठीक है। ऐसे ही जो आपके हिमाचल में सेशंस हैं हम लेके आएंगे रेगुलरली, बट आपको क्लास टाइम पे लगानी होगी। और प्लीज डू सब्सक्राइब द सक्सेस ट्री हिमाचल, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जो टेलीग्राम है ना उसको ज्वाइन कर लो। ऐसा क्यों बोला मैंने, क्योंकि जो भी PDF या PPT होते हैं ना आपको वहां मिलेंगे, ठीक है। कोई भी PPT PDF शायद पिछला नहीं मिला, सॉरी फॉर दैट, वो मैं वहाँ डलवा दूंगी टेलीग्राम पे, वो सारा कंटेंट आपको वहाँ मिलेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे सेशन। तो नेक्स्ट सेशन में भी हम साइंस एंड टेक का करंट और बेसिक रेडी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।